नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीएसआई के पीवाईक्यू सीरीज का, जिसके अंतर्गत हम कर रहे हैं हिस्ट्री के पीवाईक्यू। और जो हम कर रहे हैं अभी मौर्य काल के पीवाईक्यू, और आज हम करेंगे मौर्य काल का संस्कृति की मोस्ट पीवाईक्यू एवं एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये अंतिम लेक्चर होगा मौर्य काल का, इसके बाद आपका मौर्य काल समाप्त। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूह में विभाजित किया। तो पहले ये जान लीजिए कि मेगास्थनीज कौन था। तो ये ध्यान रखना कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हुई, और हार के पश्चात हुई है संधि। इसी के साथ जो है सेल्यूकस निकेटर की बेटी है हेलेना, हेलेना के साथ विवाह होता है किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य जब विवाह करता है तो सेल्यूकस निकेटर जो होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत देता है दहेज में। एक होता है गांधार, एक होता है हेरात, एक होता है काबुल, और चौथा होता है बलूचिस्तान। ये 4 प्रांत दहेज में मिलते हैं किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को हेलेना से विवाह करने पर। और संधि के अकॉर्डिंग ही सेल्यूकस निकेटर जो होता है अपना राजदूत, उसका नाम होता है मेगास्थनीज, को वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। और चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में कौन रहता है? वो रहता है मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का क्या होता है? राजदूत होता है। और यहाँ पर रहकर वो लिखता है बुक, और बुक का नाम होता है इंडिका। और इंडिका में भारतीय समाज को मेगास्थनीज जो है ये 7 वर्गों में विभाजित करता है या बांटता है। कितने में? 7 में। ठीक है, तो उसमें से एक होता है कृषक, दूसरा होता है दार्शनिक, तीसरा होता है रक्षक, चौथा होता है मंत्री, और 5वां होता है योद्धा, और 6वां होता है कारीगर, और 7वां होता है पशुपालक। इस प्रकार से 7 वर्गों में विभक्त करता है भारतीय समाज को मेगास्थनीज। और ये जो इंडिका है ये अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो यूनानी लेखक है, एक है एरियन, स्ट्रोबी, प्लिनी, जस्टिन, डायोडोसर जो लेखक है, इनके लेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो 7 होगा। वह क्लियर ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस स्रोत से उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा नहीं थी? तो जो इंडिका है मेगास्थनीज की, इसमें कहीं पर भी भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। और जो यूनानी लेखक हैं जिन्होंने दास प्रथा का उल्लेख किया है, उन्होंने ये लिखा है कि भारतीय दास की स्थिति अच्छी थी, बेहतर थी यूनानी दास की अपेक्षा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज की इंडिका बुक। वह क्लियर है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों में अकाल से निपटने के लिए उपाय का उल्लेख मिलता है? तो ये ध्यान रखना, 2 अभिलेख हैं। एक है सोहगौरा ताम्रपत्र जो गोरखपुर में स्थित है, और दूसरा है महास्थान जो बांग्लादेश के बगोरा जिले में स्थित है। इन दोनों अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपाय बताए गए हैं, और इसमें बताया गया है कि अकाल जब पड़ता है तो हमको अन्न के भंडार रखना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना कि जो महास्थान अभिलेख है जो बांग्लादेश में स्थित है, इससे चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल विजय की पुष्टि भी होती है, यानी कि बंगाल तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तारित था। और इसी लेख में राहत कार्य के लिए गंधक नामक मुद्रा का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन 3 और 4 सही हो जाएगा। सोहगरा का ताम्रपत्र अभिलेख जो गोरखपुर में है, और महास्थान अभिलेख जो बांग्लादेश में स्थित है, इन दोनों से अकाल से निपटने के उपाय हमें मिलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3 और 4। अद्यो मात्रक भूमि क्या थी? तो ध्यान रखना, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें अच्छे जनपद की विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि भूमि कृषि योग्य होना चाहिए, वह अद्यो मात्रक हो, अर्थात ऐसी भूमि होना चाहिए जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके, जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो सके, इसे कहते हैं अद्यो मात्रक। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। हुआ क्लियर?
और इसके साथ ही जो मौर्य काल है यहाँ पे द्रोण अनाज मापन इकाई का उल्लेख किया गया है। जो द्रोण अनाज मापने की इकाई है, ये मौर्य काल में अनाज के मापने की इकाई होती थी। तो ये भी ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि द्रोण अनाज क्या था, तो ये अनाज नापने की इकाई थी मौर्य काल में। हुआ क्लियर? द्रोण एक मापन इकाई थी, बता चुका हूं इसका आंसर कि मैं द्रोण एक क्या था, वो अनाज को मापने की इकाई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भूमि छिद्र न्याय क्या है? तो जो भूमि छिद्र न्याय है ये क्या है? जो भूमि को सबसे पहले जोतने का अधिकार होता है। यानी कि जो भूमि है, ठीक है, एक भूमि कौन सी है, वो है अदेव मात्रक। ऐसी भूमि जिसमें बिना वर्षा के भी फसल होती है उसे कहते हैं अदेव मात्रक। और ऐसी भूमि होती है जिसमें वर्षा के जस्ट बाद तुरंत ही उसे जोतने का अधिकार होता है, ऐसी भूमि को कहते हैं भूमि छिद्र। जैसे कि ये भूमि है, ये छिद्र है, ठीक है। अगर जैसे पानी गिरता है तो सबसे पहले वो पानी कहाँ चल जाएगा, वो चल जाएगा पृथ्वी के अंदर। अगर आपने शुरुआत में जब पानी गिरता है उसके ऊपर हल नहीं चलाया, उसे नहीं जोता, तो जो केशुकक्त है उससे जो जल वर्षा का जो अंदर से हुआ है ये ऊपर की ओर उड़ जाएगा, जिससे जो जल गिरा है वो उसका आप लाभ नहीं ले पाओगे। इसलिए जैसे ही पानी गिरता है, आज भी किसान देखना खेत में जैसे पानी गिरता है उसकी वो सबसे पहले जुताई करता है। उसे कहते हैं लोकल भाषा में चिराटा। जैसे ही पानी गिरता है उसके जस्ट बाद किसान अपना हल निकालता है, हल निकालने के बाद खेत जाता है, उसे जोत देता है, ताकि जो केशुकक्त है वो टूट जाता है ऊपर का। जब टूट जाएगा तो जो जल अंदर है वो अंदर ही रहेगा और नमी बनाए रखेगा। और जब कृषि करने के लिए दोबारा हल का यूज़ होगा तो वो हल आराम से लेगा और कृषि करने में जो सहायक उत्पन्न होगा किसका, किसानों के लिए। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। जो केशुकक्त होता है इसके रंध्र को तोड़ने के लिए जुताई की जाती है, ताकि अंदर जो पानी गया है वो बाहर वाष्पित जल्दी ना हो। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, भूमि को सबसे पहले जोतने का अधिकार। सोपारा कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, सोपारा गांव जो है महाराष्ट्र में स्थित है। सम्राट अशोक द्वारा 3री सदी में यहाँ पर स्तूप का निर्माण किया गया था। और इसके साथ ही जो सोपारा है यहाँ पर एक प्राचीन बंदरगाह है, जहाँ पे मेसोपोटामिया, ग्रीस, यूनान आदि के व्यापारी यहाँ पर आके रुकते थे। यानी कि ये एक प्राचीन में व्यापारिक केंद्र भी रहा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बुद्ध जो है आकर 7 दिन रहे थे। इसलिए कहाँ पर है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। हुआ क्लियर? आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। मौर्य काल में, तो ध्यान रखना, जो मौर्य काल में जो अशोक हुआ है, अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ है उसके 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में भी एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं कलिंग युद्ध, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में लिखा गया है। जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में वर्णित है। और इस युद्ध में बहुत अधिक मात्रा में नरसंहार हुआ था। हर जगह खून के लथपथ मांस दिख रहे थे। और इसको देखते हुए जो उपगुप्त है बौद्ध भिक्षुक, उसने ये कहा कि क्या तुम्हारा जन्म खून बहाने के लिए हुआ है? क्योंकि जब आपका राज्याभिषेक हुआ था तब भी आपने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन हासिल किया, और अब भी आप रक्त बहा रहे हो। तो इसके वाक्य को सुनकर जो अशोक था उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध की नीति को छोड़कर धम्म की नीति अपना लिया और अपने पूरे 14 शिलालेख लिखवाए, जिसमें जो पहला शिलालेख था उसमें कहा गया था कि पशु हत्या पर रोक लगाई जाएगी और किसी विशेष अवसर पर ही 1 मोर, 2 मोर और 1 हिरन की हत्या की जाएगी विशेष अवसर पर। और उसके बाद में बहुत समय के अकॉर्डिंग जो है वो भी प्रतिबंध कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो होगा पशु हत्या पर रोक लगाई गई मौर्य काल में। वो क्लियर? किसने लगाया था? वो लगाया था अशोक ने। और इसका उल्लेख कहाँ दिया गया है? अशोक के शिलालेख जो हैं उसमें जो पहला शिलालेख है उसमें इसका उल्लेख दिया गया है। वो ध्यान रखना चीज को। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था?
तो ध्यान रखना जो शासक हुआ है रुद्रदामन, इसका एक अभिलेख है, उसे कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से एक जानकारी मिलती है, जानकारी ये मिलती है कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था, तो वो था पुष्यगुप्त वैश्य। और पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र यानी महाराष्ट्र में पानी की कमी को पूरा करने के लिए एक झील का निर्माण कराया था और उस झील का नाम था सुदर्शन झील। हुआ क्लियर? और ये झील का निर्माण कराया था और इस झील को बाद में अशोक के शासनकाल में पुनर्निर्माण कराया गया। तो कभी ये क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जहां पर अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध के बारे में बताया जाता है, तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्यगुप्त वैश्य ने इसका निर्माण कराया था। हुआ क्लियर? क्यों कराया था? क्योंकि जो सौराष्ट्र है वहाँ पे जल की कमी को पूरा किया जा सके। और ये झील का निर्माण बताता है कि जो मौर्य काल है यहाँ पे जल प्रबंधन की अच्छी खासी व्यवस्था थी। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख हुआ है? तो बता चुका हूँ मैं कि जो रुद्रदामन शासक हुआ है उसका जो अभिलेख हुआ है कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। उस अभिलेख में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में कौन था? वो था पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इस प्रकार से जो शासक हुआ है कौन सा? रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें इन दोनों के बारे में उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वह क्लियर ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्य ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो कौन सा है? वो है सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किसने कराया था? तो पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। और इसका उल्लेख कहाँ दिया गया है? तो इसका उल्लेख दिया गया है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख में। हुआ क्लियर? ये जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। सिंपल सी बात यह है कि जो रुद्रदामन का गुजरात में जो गिरनार है वहाँ पे जो जूनागढ़ अभिलेख है उस अभिलेख में जानकारी मिलती है कि पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो इसका मतलब क्या है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका पश्चिम तक प्रभाव था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? तो मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? मौर्य काल में दंड विधान थे। तो ध्यान रखना जो मौर्य काल है यहाँ पे दंड विधान काफ़ी कठोर थे। सामान्य अपराधों के लिए आर्थिक जुर्माना देते थे और इसके अतिरिक्त कैद, कोड़ों की मार, अंगभंग, मृत्यु दंड की सजा का भी प्रावधान था। कारीगरों की अंग क्षति करने पर मृत्यु दंड का भी प्रावधान था। ब्राह्मण विद्रोही को जल में डूबकर मृत्यु दंड दिया जाता था। जिस अपराध में कोई प्रमाण नहीं मिलता था वहाँ जल, अग्नि या विष आदि द्वारा परीक्षा ली जाती थी। तो ये काफ़ी कठोर था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए काफ़ी कठोर था। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। मौर्य साम्राज्य का पश्चिम भारत में प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, तो ध्यान रखना जो मौर्य साम्राज्य है यहाँ पर जो है 3 बंदरगाह मिलते हैं। यहाँ मिलता है गुजरात में, वो मिलता है भरूच बंदरगाह। यहाँ मिलता है महाराष्ट्र में, वो मिलता है सोपार बंदरगाह। और यहाँ मिलता है पश्चिम बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह। इनमें सबसे प्रमुख बंदरगाह था वो था भरूच बंदरगाह, जहाँ से रोम, यूनान, अरब के व्यापारिक केंद्र का साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरू कक्ष बंदरगाह। क्योंकि ये कहाँ पर है? ये है पश्चिम साइड है। अगर यहाँ लिखा रहता है पूर्व साइड तो इसका आंसर होता ताम्रलिपि। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ताम्रलिपि भी है परंतु वो पूर्व साइड है। सार्तवाह किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना जो मौर्य काल हुआ है ये यहाँ पर जो व्यापारिक मार्ग थे काफ़ी कठिन थे। तो जो व्यापारी होते थे वो एक साथ मिलकर व्यापार के लिए यहाँ से वहाँ जाते थे। तो इनका जो काफिला होता था उसे कहते थे सार्तवाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारियों का
काफिला क्या कहलाता था, सार्तवाहक कहलाता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुविख्यात प्राचीन व्यापारिक मार्ग जोड़ता था। तो ध्यान रखना, मौर्य काल में कई महत्वपूर्ण पथ थे, जिसमें से प्रमुख पथ था उत्तरापथ और दक्षिणापथ। उत्तरापथ जो है ये तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक विस्तृत था, जिसे ग्रांड ट्रक रोड का प्रारंभिक रूप माना जाता है, और यह अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, कश्मीर क्षेत्र को जोड़ता था। और जो दक्षिणापथ है ये मौर्य साम्राज्य का जो दक्षिण भाग है उसको पाटलिपुत्र से जोड़ता था। तो यहाँ पे बोला गया है दक्षिणापथ जोड़ता किससे था, तो वो जोड़ता था किससे, अजंता को पाटलिपुत्र से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वह क्लियर। निम्न में से मौर्य काल का मुख्यतः कौन सा भूमि कर है। तो ध्यान रखना, जो मौर्य काल है यहाँ पर भूमि कर को भाग कहा जाता था, और समाहर्ता नामक अधिकारी करों को एकत्रित करने तथा आय व्यय का लेखा जोखा करने के लिए उत्तरदायी होता था। अशोक के रुंदमदेयी अभिलेख में कर नीति और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो कभी क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि अशोक का ऐसा कौन सा स्तंभ लेख है जहां पर कर नीति और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है, तो वो है अशोक का रुंदमदेयी अभिलेख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग। भूमि कर को भाग कहा जाता था, और जो बलि है वो एक्चुअली कृषक कर था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायती की घोषणा की थी। तो ये ध्यान रखना कि जो अशोक हैं ये अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष गए थे लुम्बिनी। सवाल ये है कि ये क्यों गए थे। ये इसलिए गए थे कि लुम्बिनी कहाँ पर, नेपाल में है, और लुम्बिनी में ही भगवान बुद्ध का 563 में जन्म हुआ था। इसलिए वहाँ जाकर इन्होंने कुछ कर पर रियायतें कर दी। यहाँ पे जो कर था भूमि कर, उसे 1/4 से घटाकर 1/8 कर दिया। हुआ क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी लुम्बिनी स्तंभ लेख। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। सिंपल सी बात यह है कि आज का वर्तमान में जो रुंदमदेयी है ये प्राचीन में लुम्बिनी था, और यहाँ पर जो है शाक्य कुल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। हुआ क्लियर। नेपाल के तराइन में स्थित कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक ग्राम है, जहाँ पर 563 में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, रुंदमदेयी से मिलता है। रुंदमदेयी यानी कि उस समय का लुम्बिनी और आधुनिक क्या है, रुंदमदेयी है। इसलिए हमको रुंदमदेयी अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी रुंदमदेयी। हुआ क्लियर। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया था। तो सिंपल सी बात है, जिन स्थानों का संबंध भगवान बुद्ध से होगा वहां पर सम्राट अशोक जाएंगे। तो जो सम्राट अशोक है राज्याभिषेक के 10वें वर्ष ये गए थे बोधगया, क्योंकि वहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और वहां पर है बोधि वृक्ष। ठीक है, तो कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे बोधगया। हुआ क्लियर। दूसरी चीज, उसके बाद अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जाएंगे कहाँ पर, लुम्बिनी, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बचपना बीता था, और यहाँ पर इन्होंने कुछ कर में रियायती कर दी थी। उसके बाद जाएंगे कहाँ पर, कपिलवस्तु, क्योंकि कपिलवस्तु जो है यहाँ पर भगवान बुद्ध का बचपना बीता था। इसके बाद जाएंगे कुशीनगर। कुशीनगर क्यों, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। उसके बाद जाएंगे ये सारनाथ। सारनाथ क्यों, भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश अपने 4 शिष्य को यहीं पर दिया था। तो इस प्रकार से आपका 4 होगा, 4 दिया गया है, 5 होगा, 5 दिया गया है। इस प्रकार से देखना, श्रावस्ती ये कभी नहीं गए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी जहाँ पे 6 है वो नहीं होगा। तो सिंपल से क्या होगा, ऑप्शन सी होगा 4, 5, 6, 3, 2, 1।
सिंपल सा याद रखना कि जो सम्राट अशोक है उन्होंने तीर्थ यात्रा वहाँ की है जहाँ पर भगवान बुद्ध का जीवन काल का संबंध रहा है। वह क्लियर? इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित पद डियोनिसियस किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये ध्यान रखना, जो मेगास्थनीज है उसने ये बोला है कि भारतीय यूनानी देवता डियोनिसियस और हेराक्लिस की पूजा करते हैं, और वस्तुतः इसे शिव और कृष्ण की पूजा से तात्पर्य किया है उसने। यानी कि डियोनिसियस को बोला उसने भगवान शिव बोला है, क्या भगवान शिव बोला है, और जो हेराक्लिस है इसे भगवान कृष्ण बोला है। तो इसका संबंध किससे है? डियोनिसियस का भगवान शिव से। वह के लिए ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेख में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः क्या था? राजधर्म था। तो ध्यान रखना, एक इतिहासकार हुए हैं फ्लिट, ऑप्शन ए। फ्लिट महोदय ने अशोक ने अपने शिलालेख में जिस धर्म का प्रतिपादन किया है उसे राजधर्म की संज्ञा दी है। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में वह विभिन्न धर्मों के प्रति अपने दृष्टिकोण को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय की निंदा करता है वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। और ये ध्यान रखना कि जो बौद्ध मत के प्रति अशोक की आस्था का स्पष्ट जो प्रमाण है ये कहाँ मिलता है? तो ये 2 स्तंभ लेख में मिलता है। एक है रुम्मंदी अभिलेख और एक है निगाली सागर स्तंभ लेख। जबकि अशोक के प्रथम लघु शिलालेख में बौद्ध मत के प्रति आस्था का प्रमाण मिलता है। अशोक के सहिष्णुता, उदारता, करुणा अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राज धर्म की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख में बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देता है। ये बिल्कुल सही है। लघु शिलालेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का अकस्मत बताया न कि अशोक वहाँ पर बौद्ध मत के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं, ये शिलालेख प्रथम बताया गया, ये भी सही है, दोनों सही है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो वो कौन है? वो है अशोक। अशोक द्वारा प्रचलित धर्म क्या है? अशोक ने अपने दूसरे तथा सातवें, कौन सा? दूसरा तथा सातवां स्तंभ लेख में धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है कि धम्म वह है जहाँ साधुता, मृदुता, कल्याणकारी इच्छा कार्य करना, दया दान करना, सुचिता करना, पाप रहित होना, जीव हत्या ना करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा का पालन करना, गुरुजनों के प्रति आदर रखना, उचित व्यवहार करना। इस प्रकार से अशोक द्वारा प्राचीर धम्म उस समय के अधिकांश संप्रदाय के सिद्धांतों से संगत आचरण व्यवस्था की थी। और ये ध्यान रखना कि राजा का सम्मान करना अशोक के धम्म का भाग बिल्कुल नहीं है। कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि राजा का सम्मान करना ये किस स्तंभ या किस शिलालेख में लिखा है, तो ये कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। और ये ध्यान रखना कि एक हुआ है इतिहासकार फ्लिट। इतिहासकार फ्लिट ने बोला है कि जो अशोक का शिलालेख में जो बताया गया है वो एक्चुअली उसका राजधर्म है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उस समय अधिकांश संप्रदाय के सिद्धांतों को संगत आचरण व्यवस्था कर दी थी। यानी कि सभी जो धर्म थे उसकी अच्छी अच्छी बातों को इसने अपने जो शिलालेख है उसमें इसने कर दिया था इंक्लूड। हुआ क्लियर? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कथन आर क्या कहता है? यह कहता है कि इन दोनों वाक्यांश का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर उन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता कीजिए। कथन ये कहता है कि अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य
सामाजिक समरता अधिक महत्वपूर्ण थी। और कथन आर कहता है कि उसने धर्म के संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया था। कथन ए और कथन आर दिया गया है। तो कथन ए और कथन आर दोनों सही है, और जो आर है ये ए की सही व्याख्या करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं है? तो सम्राट अशोक ने कहीं पर भी नहीं बोला है कि राजा का सम्मान करो, ये इसका भाग नहीं है। आंसर ए सही हो जाएगा। बराबर के पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दोनों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? तो जो बराबर पर्वत है यहाँ पर जो उसने बनाया था गुफा अशोक ने, वो बनाया था आजीवक संप्रदाय के लिए। और जो आजीवक संप्रदाय था इसको मानने वाला कौन था? वो था बिंदुसार, जो अशोक का पिता था। और आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था वो था मखाली घोषाल, मखाली पुत्र घोषाल। वह क्लियर ध्यान रखना। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? तो ये करता है ऑप्शन बी, निकाली सागर स्तंभ अभिलेख। वह क्लियर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें जो है कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है कि अशोक के यह स्तंभ लेख कहाँ पर है? नेपाल के तराइन में स्थित है, जो रुंदमदेई से लगभग 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित है। अशोक ने निगाली सागर की यात्रा की थी तथा 14वें वर्ष कनक मुनि बौद्ध के स्तूप का दूसरी बार संवर्धन कर आकार दुगुना करवाया था। वह क्लियर, इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया था? तो ये ध्यान रखना कि जो अशोक हुआ है उसके समय तीसरी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे मोगलीपुत्र तिस। और इसमें जो है अशोक ने ये आदेश में कहा था कि जो भी संघ भेद में फूट डालने की कोशिश करना चाहे, वह भिक्षु हो या भिक्षुणी हो, उसे सफ़ेद वस्त्र पहनाकर संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा और कठोर दंड देने का विधान भी किया गया था। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अशोक। हुआ क्लियर? पाटलिपुत्र में अशोक विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो वो किया था मोगलीपुत्र तिस ने किया था। हुआ क्लियर? और ये कब हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा में किस नगर में आयोजित किया गया था? तो अशोक के समय जो बौद्ध संगति हुई थी ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। हुआ क्लियर? ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये ध्यान रखना कि 1837 ईसा में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस नामक विद्वान ने अशोक के लेखों को पढ़ा था। और ये ध्यान रखना कि एक इतिहासकार और हुआ है, वो हुआ है टी पेंथलर ने 1750 में दिल्ली मेरठ स्तंभ की लेखों की क्या खोज की थी। खोजने वाला कौन है? टी पेंथलर है। और पढ़ने वाला कौन है? वो है जेम्स प्रिंसेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अशोक कालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ध्यान रखना जो अशोक कालीन अभिलेख है ये 4 भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो 4 भाषा कौन सी है? एक है ब्राह्मी, एक है खरोष्टी, एक है ग्रीक यानी यूनानी, और एक है अरमाइनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी, अरमाइनी, खरोष्टी। और एक क्या है? एक है ग्रीक यानी यूनानी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। अशोक के अभिलेख की रचना कितनी लिपियों में हुई है? तो वो हुई है 4 लिपियों में। कौन कौन सी? एक है ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरमाइनी। ये ध्यान रखना। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना हुआ था। तो ध्यान रखना कि मेगास्थनीज के विवरण से पता चला है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल काय का था? वो था लकड़ी का था। और इस महल के चारों ओर खाई बनी हुई थी। वर्तमान पटना के निकट कुम्भहार की खुदाई में लकड़ी के स्तंभ तथा लकड़ी की चाहदीवारी
चहादीवारी के प्रमाण में मिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लकड़ी के। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक का प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम बताइए। तो ध्यान रखना, पशु कौन से हैं? तो इनका संबंधी भगवान बुद्ध के जीवन काल से। जैसे कि इसमें हाथी होगा। हाथी क्या होता है कि जब भगवान बुद्ध पैदा होते हैं तो माता को सफ़ेद हाथी का आता है सपना, तो गर्भधान का संबंध किससे है? वो हाथी से है। दूसरा है अश्व। अश्व संबंध किससे है? अश्व का संबंध है भगवान बुद्ध के गृह त्याग से। तीसरा है कमल या सांड। कमल या सांड का संबंध किससे है? भगवान बुद्ध के जन्म से। और चौथा है सिंह। सिंह का मतलब क्या है? सिंह यानी साहस, शक्ति, गौरव का प्रतीक है। तो इसमें जो है क्या होगा? एक होगा हाथी, एक होगा अश्व, वृष और सिंह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वह के लिए ध्यान रखना। सांची का स्तूप किस शासन काल में बनवाया गया था? तो सांची का स्तूप जो है ये अशोक के काल में बनवाया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो ध्यान रखना, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त के शासनकाल की जानकारी प्रदान करता है। यह स्तंभ मूल रूप से अशोक द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इस पर गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशरण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण है। यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त की सैन्य विजय, कला, संस्कृति के संरक्षण, प्रशासनिक कौशल का उल्लेख करता है और इसके साथ ही बतलाता है कि जो समुद्रगुप्त है उसने उत्तर के 9 राजा और दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया था। वह क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वप्रथम प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ये था तक्षशिला। हुआ क्लियर? तक्षशिला यानी कि मौर्य काल में शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। गणित, विज्ञान, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, ज्योतिष विज्ञान विषयों का अध्ययन किया था। कौशल का राजा प्रसेनजीत भी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। बिंबिसार के जो राजवैद्य हुए हैं जीवक, वो भी यहाँ पे शिक्षण कर चुके हैं। तक्षशिला के द्वारा मुख्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों के लिए द्वार खुला हुआ था। तो यहाँ पे जो है आपका मौर्य काल समाप्त होता है। आपको एक आंसर कमेंट करना है कि जो 4 बौद्ध संगति होती है उसमें पहली संगति होती है कालाशोक की। इसमें क्यों होती है? क्योंकि उसमें भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है। अब चारों संगति आपको कमेंट करना है कहाँ होती है, चारों संगति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, और चारों संगति के समय शासनकाल किसका था। हुआ क्लियर? इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।